दोस्तों किसी कारणवश किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे प्रश्न संख्या 7 से इसे स्प्लिट करना पड़ा। तो आइए डिस्कस करते हैं अपना प्रश्न संख्या 8 से। मुगल चित्रकला मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष थी, जबकि मध्य भारत, राजस्थानी और पहाड़ी क्षेत्र में चित्रकला उस क्षेत्र के धर्म से गहन रूप में प्रभावित थी। यह आपका कथन सही है। बसोली नामक लघु चित्रकारी पहाड़ी चित्रकला शैली का एक अच्छा उदाहरण है। यह भी आंसर सही है। मुगलकालीन चित्रकला का उदय जहांगीर के काल में हुआ था। यह कथन गलत है। हम जान लेते हैं इसके आंसर के बारे में। मुगल चित्रकला मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष थी, जबकि मध्य भारत, राजस्थान और पहाड़ी क्षेत्रों आदि में यह भारतीय परंपराओं से प्रभावित थी। भारतीय महाकाव्यों, पुराणों जैसे धार्मिक ग्रंथ, संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रेम काव्यों, भारतीय लोकगीतों और संगीत विषयक रचनाओं आदि से प्रेरणा लेती प्रतीत होती हैं। वैष्णववाद, शैववाद और शाक्तवाद पंथों ने इन क्षेत्रों की चित्रकारी पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। बसोली नामक लघु चित्रकला पहाड़ी चित्रकला शैली का एक अच्छा उदाहरण है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। कुछ और भी जानते हैं इनके बारे में। मुगलकालीन चित्रकला के बारे में। मुगलकालीन चित्रकला की उत्पत्ति भारतीय चित्रकला के इतिहास में उल्लेखनीय घटना मानी जाती है। मुगल साम्राज्य की स्थापना के साथ 1560 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में मुगलकालीन चित्रकला का उदय हुआ। मुगल शैली का विकास चित्रकला की स्वदेशी भारतीय शैली और फारसी चित्रकला की सफाविद शैली के शुभ संश्लेषण के परिणाम स्वरूप हुआ। मुगल शैली को प्रकृति के नज़दीकी अवलोकन तथा सूक्ष्म एवं नाजुक चित्रण के आधार पर पूरक प्राकृतिकता द्वारा चिन्हित किया जाता है। यह खूबसूरत कलात्मक अभिव्यक्ति है, मुख्य रूप से राजशाही तथा धर्मनिरपेक्ष है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। चित्राचार्य उपेंद्र महाभारती की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बांस कला से संबंधित है। फिर भी जानते हैं इनके बारे में। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध बांस कला से है। यह कला बिहार के समस्तीपुर जनपद के रोसड़ा से संबंधित है। उपेंद्र महारथी 1908 में ओडिशा के पुरी जिले में जन्मे, कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़े और बिहार को अपनी कर्मभूमि बनाई। इसलिए उनकी कला में कलिंग की संस्कृति, बौद्ध काल की झलक और भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के नायकों से जुड़ा दर्शन भी देखने को मिलता है। अब हम चलते प्रश्न संख्या 10 पर। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित निम्नलिखित में से किस प्रख्यात चित्रकार ने भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। ये कहीं कहीं आप लोग को पढ़ने के लिए मिला होगा। फिर भी जान लेते हैं इनके बारे में। वर्ष 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का प्रसिद्ध छवि चित्र बनाया था। इस चित्र में भारत माता को एक तपस्विनी के रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें यह शांतचित्त, दैवी और आध्यात्मिक नजर आती हैं। हालांकि बाद के वर्षों में भारत माता को कई अलग अलग रूपों में चित्रित किया गया है। भारत माता की छवि के प्रति भक्ति दिखाने की को राष्ट्रवाद के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 11। काली घाट चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो हम देख लेते हैं इसमें इसका आंसर क्या होगा और इसमें कौन से कथन सही है, गलत है। नहीं तो एक और ऑप्शन हम पहले जान लेते हैं काली घाट चित्रकला के बारे में, फिर आते हैं अपने ऑप्शंस के पास। देखते हैं। कलकत्ता के बदलते शहरी समाज की पृष्ठभूमि में 19वीं शताब्दी में कालीघाट चित्रकला ग्रामीण प्रवासियों द्वारा बनाई गई, जो कलकत्ता वर्तमान कोलकाता के कालीघाट मंदिर के आसपास बस गए थे। तो ये किससे संबंधित है? कलकत्ता अर्थात कोलकाता से, और भी किससे? शहरी समाज की पृष्ठभूमि से। अब हम देखते हैं कुछ और इनके बारे में। बछड़े और गिलहरी के बालों से बने ब्रश के माध्यम से मिल पेपर पर पानी के रंगों का उपयोग किया जाता था। मूलतः चित्रकला में धार्मिक प्रतीकों, विशेषकर हिंदू देवी देवताओं का चित्रण होता था। समय बीतने के साथ चित्रकला का प्रमुख विषय सामाजिक भावनाओं में परिवर्तित हो गया। अधीनस्थ भावनाओं और ग्राहकों को सीधे संबोधित करने वाली यह देश में अपनी तरह की सर्वप्रथम चित्रकला मानी जाती है। इस शैली के हाल के चित्रों में पुरुषों और महिलाओं की बदलती भूमिका, महिला शिक्षा, महिलाओं का रूमानी चित्रण और नवधनाढ़यों के पाखंड पर व्यंग जैसे विषय देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रश्न। और भी कुछ जान लेते हैं इनके बारे में। इन चित्रों के मुख्य ग्राहक शहर के आम नागरिक होते थे, जो कलकत्ता के उच्च संभ्रांत वर्ग के पाश्चात्य तौर तरीकों और परिवर्तित मूल्यों से स्वयं को विमुख महसूस करते थे।
अब हम चलते हैं इनके ऑप्शंस के बाद। यह ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में प्रसिद्ध है। गलत हो गया ऑप्शंस, क्योंकि अभी हम बता चुके हैं कोलकाता से संबंधित है। तो अगर ये ऑप्शन एक गलत है तो आपका आंसर भी यहाँ से निकल के आ जाता है। ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, सी कटा, आंसर निकल आया सी। फिर भी देख लेते हैं कथन दो। पारंपरिक रूप से इस चित्रकला में चावल के लेप और सब्जियों के रंगों का प्रयोग किया जाता था। तो ये आप अभी अभी कुछ इसमें क्या बताए थे, इसलिए बछड़े और गिलहरी के बालों से बने ब्रश के माध्यम से मिल पेपर पर पानी के रंगों का उपयोग किया जाता था। इसलिए आपका कथन दो भी गलत हो गया। कथन तीन आपका सही है, आंसर भी है। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। भीमबेटका गुफा चित्रकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम जान लेते हैं पहले कुछ इनके बारे में, फिर आते हैं अपने ऑप्शंस पर। रॉक पेंटिंग की पहली खोज 1867 में एक पुरातत्वविद अर्चिबाल्ड कार्लेल ने स्पेन में अल्तामिरा की खोज से 12 साल पहले की थी। 1957-58 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद वी.एस. वाकंकर ने भीमबेटका की गुफा की खोज की थी। भीमबेटका के चित्रकारों ने कई रंगों का इस्तेमाल किया, जिनमें सफ़ेद, पीला, नारंगी, लाल, गेरुआ, बैगनी, भूरा, हरा और काले विभिन्न रंग शामिल थे, लेकिन सफ़ेद और लाल रंग का प्रयोग ज़्यादा किया है। विभिन्न चट्टानों और खनिजों को पीसकर पेंट बनाया गया था। वे हीमेटाइट, जिसे भारत में गेरू कहा जाता है, से लाल हो गए। हरा रंग हरे रंग की विभिन्न चट्टानों से आया, जिसे